हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज से हम अपनी यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट 3 में हम हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे। कि जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग करने में किस तरह से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, कैसे हम अपना पीक टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से हमारा हीट अफेक्टेड जोन जो बनता है उसकी डायमेंशंस कितनी आती है। उसके बाद डिस्टॉर्जन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम इस मॉड्यूल 3 में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ वेल्डिंग पैरामीटर्स ऑन हीट डिस्ट्रीब्यूशन। कि जो हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है उसके ऊपर वेल्डिंग पैरामीटर्स का क्या इफेक्ट आता है। द शेप ऑफ मेल्ट, साइज, हीट डिस्ट्रीब्यूशन इज ए फंक्शन ऑफ जो हमारा हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है या मेल्टिंग हो रही है उसका क्या साइज आ रहा है, ये सब किस किस पैरामीटर पर डिपेंड होता है। सबसे पहले डिपेंड होता है ये मटेरियल के ऊपर कि हम किस टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, उसकी हीट कैपेसिटी क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है। इन सभी के ऊपर हमारा ये डिपेंड करता है। सेकंड, वेल्डिंग स्पीड के ऊपर डिपेंड होता है कि जो हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसकी क्या स्पीड है, हाई लो कैसी हम वेल्डिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर भी ये डिपेंड होता है। थर्ड वन इज वेल्डिंग पावर या डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, कि हम कितना पावर सोर्स यूज कर रहे हैं, किस डेंसिटी का पावर सोर्स हम यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर भी ये डिपेंड होता है। लास्ट वन इज वेल्ड मेल्ट प्लेट थिकनेस, जो हम वेल्डिंग कर रहे हैं उस प्लेट की थिकनेस के ऊपर ये डिपेंड होता है कि कितनी थिकनेस की प्लेट को हम वेल्ड कर रहे हैं। ये पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर वेल्डिंग हीट ट्रांसफ़र या साइज उसका या डिस्टॉर्जन उसका, डिस्ट्रीब्यूशन उसका, सभी ये डिपेंड होते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी सबसे पहला था कि थर्मल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर कैसे डिपेंड होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है। थर्मल कंडक्टिविटी में मटेरियल की प्रॉपर्टीज भी होती है कि हीट डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऊपर कैसे डिपेंड होता है। इंक्रीजिंग थर्मल कंडक्टिविटी, कि अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं उसकी वजह से जो डिपॉजिट हीट होती है वो स्प्रेड हो जाती है, टेंड्स टू कॉज डिपॉजिटेड हीट टू स्प्रेड। स्मॉलर बेल्ट्स फॉर ए गिवन हीट इनपुट एंड मेल्टिंग टेम्परेचर, जो बेल्ट होगी वो स्मॉलर होगी अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी उसकी इंक्रीज कर रहे हैं। फॉर ए गिवन हीट इनपुट, सेम हीट इनपुट के लिए हमारा मेल्टिंग पॉइंट लोअर होगा और बेल्ट हमारा, बेल्ट का जो साइज होगा, वेल्डिंग का जो साइज होगा वो हमारा लार्जर होगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज करते हैं तो ये सभी पैरामीटर्स हमारे अफेक्ट होते हैं। अब दूसरा पॉइंट था हमारा स्पीड, वेल्डिंग स्पीड, इफेक्ट ऑफ वेल्डिंग स्पीड ऑन शेप ऑफ फ्यूजन या हीट अफेक्टेड जोन। अगर हम इंक्रीजिंग स्पीड की तरफ देखेंगे, यहाँ से इधर स्पीड हमारी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी जीरो वेलोसिटी पर जो व्यू बनेगा वो सर्कल व्यू बनेगा, और अगर उसे हम 3D में देखेंगे तो वो हमारा एक हेमी स्फेरिकल व्यू होगा। किस केस में, जब कोई वेलोसिटी नहीं है, हम एक ही जगह पर हैं ऑन स्पॉट। अगर लो वेलोसिटी यूज कर रहे हैं हम, लो वेलोसिटी के लिए जो शेप आएगी
वो इलिप्टिकल शेप होगी प्लेन व्यू में, इलिप्टिकल फॉर्म में। और अगर हम उसे 3D में देखेंगे तो प्रोलेट स्फेरॉइडल शेप होगी हमारी इन 3D। अगर हम मीडियम स्पीड के साथ जाते हैं तो मीडियम स्पीड के साथ जो प्लेन व्यू होगा, एलोंगेटेड इलिप्स होगा वो, और 3D में उसका व्यू एलोंगेटेड प्रोलेट स्फेरॉइडल होगा। उसके बाद और ज़्यादा वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं वेल्डिंग की। अगर हम हाई स्पीड में देखते हैं तो टीयर ड्रॉप प्लेन व्यू में होगा और 3D में 3D टीयर ड्रॉप हमारा व्यू आएगा। वेरी हाई स्पीड ऑफ वेल्डिंग, डिटैच्ड टीयर ड्रॉप होगा और 3D में वो 3D टीयर ड्रॉप व्यू होगा। ये स्पीड के ऊपर डिपेंड है कि वेलोसिटी अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं, वेल्डिंग स्पीड अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो जो वेल्डिंग एरिया है हमारा, जहाँ वेल्डिंग हो रही है, उसका व्यू क्या होगा, ये इफेक्ट दिखाया गया है कि वेल्डिंग स्पीड का क्या इफेक्ट आता है। ये दिखाया गया है 8 mm पर सेकेंड। अगर स्पीड हमारी 8 mm पर सेकेंड है तो ये प्रोफाइल इस तरह की आ रही है, 120, सेकेंड फेज 800, 600 और दूर जाएगा। बट अगर स्पीड ज़्यादा हो गई तो ये 120 mm, 800, 600, यहाँ देख रहे हैं 120, 800, मतलब डिस्टेंस इनके ज़्यादा बीच की ज़्यादा हो जाती है अगर हम स्पीड कम कर रहे हैं तो। नेक्स्ट, टीयर ड्रॉप फॉर्मेशन, जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर हम बता रहे थे कि टीयर ड्रॉप फॉर्मेशन होता है, वो कैसे है टीयर ड्रॉप फॉर्मेशन? कॉन्टिन्यूअस टीयर ड्रॉप, यानी कि एक के बाद दूसरा तुरंत ही टीयर ड्रॉप आ रहा है। ये आ रहा एक टीयर ड्रॉप, इसके साथ ही अटैच है हमारा दूसरा, थर्ड एंड फोर्थ। और एक आता है डिटैच्ड टीयर ड्रॉप। डिटैच्ड में क्या है, एक टीयर ड्रॉप आया, उसके बाद स्पॉट आता है, फिर एक टीयर ड्रॉप आता है, यानी कि बीच बीच में इंटरवल में वो चेंज होता है। जैसे ये बेल्ट की डायरेक्शन दिखा रही है, उसमें इस तरह की शेप बनेगी अगर हम बहुत हाई स्पीड वेल्डिंग यूज कर रहे हैं तो। इफेक्ट ऑफ वेल्डिंग स्पीड, वेल्डिंग स्पीड का क्या इफेक्ट हो रहा है, ये हम यहाँ से देखते हैं। फॉर ए स्टेशनरी, यानी कि स्पॉट वेल्डिंग, एक जगह खड़े होकर हम वेल्ड कर रहे हैं, एक पॉइंट स्पॉट पर कर रहे हैं, स्पॉट वेल्डिंग। दिस शेप इज राउंड प्लेन व्यू में, approximately hemispherical and 3D. Once the source is moved with constant velocity, the weld pole and surrounding edge become elongated to an elliptical shape, plane view में और roulette hemispherical 3D view में। और ज़्यादा इंक्रीज अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पर और ज़्यादा इलिप्टिकल शेप हमारी आ जाती है। अगर हम वेलोसिटी और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक मटेरियल के लिए तो वहाँ पर टीयर ड्रॉप शेप आ जाती है, जो हमने अभी ऊपर देखी थी। टीयर ड्रॉप शेप हमारी जनरेट होती है जैसे जैसे हम वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीजिंग वेलोसिटी elongate the teardrop more and more, वेलोसिटी इंक्रीज करने पर टीयर ड्रॉप हमारा बढ़ता ही रहता है। नैरो द फ्यूजन एंड हीट अफेक्टेड जोन, जो हीट अफेक्टेड जोन होता है वो हमारा नैरो हो जाता है। ओवरऑल मेल्टेड वॉल्यूम कांस्टेंट, मेल्टेड वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होता है। और ज़्यादा स्पीड करा दी हमने, वेरी हाई वेल्डिंग स्पीड। जो ज़्यादा स्पीड पर होता है, जो हमारा टीयर ड्रॉप बन रहे थे वो डीअटैच्ड हो जाते हैं, यानी एक टीयर ड्रॉप बनेगा, फिर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर दूसरा टीयर ड्रॉप बनेगा, यानी कि डीअटैच्ड
टीयर ड्रॉप वहाँ पर हमें मिल रही है। और जो मोल्टन मेटल होता है उसमें आइसोलेटेड रीजन होता है, आइसोलेटेड रीजन ऑफ मोल्टन मेटल। जब ज़्यादा स्पीड है और हम वेल्डिंग करके जा रहे हैं उसमें श्रिंकेज हमारा ज़्यादा होता है, क्रैक वहाँ पर डेवलप हो सकते हैं सेंटर लाइन पर। तो हाई स्पीड में लीड कर रहा है श्रिंकेजिंग को, क्रैक बन रहे हैं सेंटर लाइन पर। तो ये हमारा स्पीड पर डिपेंड इस तरह से हो रहा है। वेल्ड की थिकनेस के ऊपर कैसे डिपेंड है, थिकनेस ऑफ वेल्ड में। अगर हम थिकनेस ज़्यादा बढ़ाते हैं, थिकनेस बढ़ाने पर जो हमारा वेल्ड मेल्ट होता है वो साइज छोटा हो जाता है। वेल्ड पूल का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है और हमें हीट अफेक्टेड जोन भी कम मिलता है, उसका साइज भी छोटा हो जाता है। अगर यहाँ बात करिए अपने 3 mm थिकनेस के लिए, तो हीट अफेक्टेड जोन और वेल्ड पूल का साइज हमारा ये आ रहा है। फिर हमने उसकी थिकनेस इंक्रीज की 6 mm, उसका साइज छोटा हो गया। फिर हमने थिकनेस और ज़्यादा इंक्रीज की, उसका साइज और छोटा हो गया। यानी कि वेल्ड की थिकनेस बढ़ाने से हीट अफेक्टेड जोन का साइज हमारा कम हो रहा है, वेल्ड पूल का साइज हमारा कम हो रहा है। एनर्जी डेंसिटी का क्या इफेक्ट आएगा? अगर एनर्जी डेंसिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं तो मेल्टिंग की एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, अमाउंट ऑफ मेल्टिंग हमारा इंक्रीज हो जाएगा और डेप्थ डायरेक्शन उसकी इंक्रीज हो जाएगी और हीट अफेक्टेड जोन हमारा डिक्रीज हो जाएगा। डेंसिटी इंक्रीज करने पर ये सारी चीज़ें हमारी चेंज हो जाएंगी। शेप ऑफ द बेल्ट पूल एंड हीट अफेक्टेड जोन विल बी डिस्टॉर्टेड बाय asymmetry around the joint. Asymmetry might be result of a relative thermal mass, that is thickness, of the joint element as well as their relative thermal properties. ये इस पर डिपेंड हो जाएगा। Simplified equations for approximating welding conditions. जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स पर वेल्ड एरिया हमारा डिपेंड हो रहा है, उन्हें इंक्रीज करने पर डिक्रीज हो रहा है, डिफरेंट चेंजेस वहाँ पर आ रहे हैं। तो उसमें हम कुछ पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं, जिसमें फर्स्ट पैरामीटर है हमारा पीक टेम्परेचर, कि जो पीक टेम्परेचर जाता है वो कितना जाता है। पीक टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर, प्रीडिक्टेटिंग metallurgical transformation, melting, austenization, recrystallization of cold work material. At a point in solid material near a weld requires some knowledge of maximum temperature reached at that specific location. For a single pass, full penetration butt weld in a sheet or plate. अगर हम एक पास में बट वेल्डिंग कर रहे हैं किसी सीट या प्लेट में, तो जो बेस मटेरियल का पीक टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस इक्वेशन के थ्रू एडजस्ट होता है, इस इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। 1/Tp माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई e की पावर 0.5 रो CHY अपॉन H नेट प्लस 1/Tm प्लस T। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम पीक टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पीक टेम्परेचर का हमारा फॉर्मूला हुआ, जिसमें जो टर्म्स यूज हुई हैं टी नॉट है इनिशियल टेम्परेचर, वेल्डिंग से पहले जो वेल्ड मेल्ट था उसका इनिशियल टेम्परेचर दैट इज टी नॉट, और इसे हम केल्विन में लेते हैं।
ई लॉग बेस्ड है, लॉग बेस्ड ई होता है, उसकी वैल्यू फिक्स कांस्टेंट वैल्यू 2.718। रो हमारी होती है डेंसिटी, बेस मटेरियल की डेंसिटी, और जिसे हम लेते हैं ग्राम पर mm³। सी इज स्पेसिफिक हीट, बेस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट, और इसकी यूनिट लेते हैं जूल पर ग्राम केल्विन एम। एच थिकनेस ऑफ बेस मटेरियल, बेस मटेरियल की थिकनेस, इसे लेंगे हम mm में। वाई डिस्टेंस होती है, वाई इक्वल टू 0 एट द फ्यूजन जोन बाउंड्री, बाउंड्री पर कर रहे हैं 0, जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं वो डिस्टेंस आ जाएगी वाई। वेयर टी पी इज इक्वल टू टी एम, यानी कि बाउंड्री पर अगर कंसीडर कर रहे हैं तो मेल्टिंग टेम्परेचर और पीक टेम्परेचर इक्वल होते हैं, और y की वैल्यू हमारी 0 होती है। जैसे जैसे हम जॉन बाउंड्री से अलग हटते हैं हमारी y की कोई वैल्यू आती है और मेल्टिंग टेम्परेचर हमारा अलग होता है। सो Tm क्या हुआ हमारा, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ मेटल। अब इससे हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे, H हीट नेट हीट, एफ ईटा ई आई अपॉन वी जूल पर मिनट, इसकी यूनिट आती है जूल पर मिनट। सेकंड पैरामीटर कैलकुलेट किया जाता है विड्थ ऑफ हीट अफेक्टेड जोन, हीट अफेक्टेड जोन की विड्थ कैलकुलेट करने के लिए। तो जो पीक टेम्परेचर की इक्वेशन थी उसे हम हीट अफेक्टेड जोन की विड्थ कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। जो पीक टेम्परेचर था टीपी, उसे हम टीआरई या टी ए यू से भी डिनोट कर सकते हैं। The width of heat affected zone is determined by the value of y that yield a Tp equal to the Ferdinand transformation temperature या recrystallization temperature, austenization temperature. Equation cannot be used to estimate the width of the fusion zone since it becomes unsolvable when Tp is equal to Tm। जब हम फ्यूजन जोन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो y होता है वो 0 होता है, और जो टॉप टेम्परेचर होता है, पीक टेम्परेचर हमारा होता है, वो मेल्टिंग टेम्परेचर Tm के इक्वल हो जाता है। Remember the assumptions in Rosthal's equation of generalized equation of heat flow. Heat was deposited at a point and there was no melting region but just a heat affected zone। वहाँ पर हमें heat affected zone मिल जाता है। अगर हम बात करें सॉलिडिफिकेशन रेट कि हीट अफेक्टेड जोन हमें मिला, उसके बाद सॉलिडिफाई होने का क्या रेट रहता है, किस रेट से सॉलिडिफाई होता है, द रेट एट विच बेल्ट मेटल सॉलिडिफाई कैन हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन इट्स माइक्रोस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी एंड रेस्पॉन्स टू पोस्ट बेल्ट हीट ट्रीटमेंट। बेल्टिंग के बाद जो हीट ट्रीटमेंट करती है उनके लिए भी वो रेस्पॉन्सिबल। तो एस टी क्या है, सॉलिडिफिकेशन टाइम और सेकंड में। एस टी इज इक्वल टू एल एच नेट जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था अपॉन 2 पाई के रो सी टी एम अपॉन टी नॉट का होल स्क्वायर। सभी टर्म वही हैं जो हम पहले यूज कर चुके हैं। क्या है, एल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जूल पर mm³ में, के थर्मल कंडक्टिविटी जूल पर मीटर पर सेकंड पर केल्विन में, रो सी टी एम टी नॉट जो पहले हम यूज कर चुके हैं वही है ये सब। एस टी हमारा सॉलिडिफिकेशन टाइम है इन सेकेंड। दिस सॉलिडिफिकेशन रेट which is derived from the solidification time helps
डिटरमाइन द नेचर ऑफ ग्रोथ मोड विद टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड साइज ऑफ ग्रेन। जो वेल्डिंग से मटेरियल का ग्रेन साइज बन रहा है उसको भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कूलिंग रेट, अब हम बात कर रहे हैं कि कूलिंग रेट हमारा क्या होता है। द रेट